नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होगी विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमा-गहमी की, कूटनीतिक दांवपेच की, सामाजिक उथल-पुथल की। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। हवाई हमलों के लिए रूस ने किया ईरान का प्रयोग। अमेरिका ने बताया संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन। रूस ने आरोपों को किया खारिज। सीरियाई सेना ने पहली बार कुर्द इलाकों में बरसाए बम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान के जिक्र से बलूचियों की दुर्दशा फिर आई दुनिया के सामने। तुर्की में एक शादी समारोह में आतंकी हमला, 30 से अधिक की मौत। सैनिक विद्रोह के दौरान गिरफ्तार लोगों को जेल में रखने के लिए 38,000 पुराने कैदियों को तुर्की करेगा रिहा। इस्लामी कट्टरपंथी गुटों से संबंधों पर जर्मनी और तुर्की आमने सामने। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि उसकी लापरवाही की वजह से कैरिबियाई देश हैती में फैला हैजा। पीड़ितों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाने की कोशिशें शुरू। और खून से लथपथ 5 साल के एक सीरियाई बच्चे की सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोरा। तस्वीर ने युद्ध की बर्बरता को किया उजागर। रूसी लड़ाकू विमानों ने ईरान के एयरबेस से उड़ान भरी और सीरिया में आईएस पर निशाना साधा तो पश्चिमी देशों के बीच भी खलबली पैदा हो गई। अमेरिका ने रूस के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि रूस आईएस के नाम पर विद्रोहियों को निशाना बना रहा है। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ईरान के एयरबेस हमदान से उड़ान भरने वाले रूसी लड़ाकू विमानों ने युद्धग्रस्त सीरिया के अलेप्पो, इदलिब और डेर अल जोर प्रांत में आतंकी संगठन आईएस के खेमे में हाहाकार मचाने के साथ साथ पश्चिमी देशों के बीच भी खलबली पैदा कर दी। ये पहली बार था कि रूस के टुपलफ 22 M3 और सुखोई 34 लड़ाकू विमानों ने ईरान के हवाई अड्डों से उड़ान भरा तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2231 का हवाला देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रस्ताव सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बगैर ईरान को किसी तरह के लड़ाकू विमान बेचने, हस्तांतरित या आपूर्ति करने से रोकता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित भी नहीं है। दाइश के नाम पर उदारवादी सीरियाई विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस का कहना है कि वो ईरान को किसी तरह का विमान मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि सिर्फ उसके एयरबेस का प्रयोग कर रहा है। इसमें किसी तरह के लड़ाकू विमान की ना तो आपूर्ति हुई और ना ही बेचा गया है। ईरान बशर अल असद का मुख्य सहयोगी देश है और पिछले 5 सालों से उन्हें सैन्य और वित्तीय सहयोग कर रहा है। रूस के लिए ये पहला मौका है जब वो सीरिया में आईएस के लड़ाकों से निपटने के लिए किसी तीसरे देश का प्रयोग कर रहा है। ईरान क्रांति के बाद ये पहला मौका है जब तेहरान किसी विदेशी ताकत को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। इस नए गठबंधन से गदगद ईरान इस सहयोग को क्षेत्र के दूसरे इलाकों में प्रयोग करने की बात सोच रहा है। ये नए रिश्तों की शुरुआत है। ये सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि संभव हुआ तो यमन में भी प्रयोग होगा। इस बीच रूस द्वारा अलेप्पो में 48 घंटे के संघर्ष विराम के ऐलान का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां लोगों को सहायता पहुंचाने पर राजी हो गई हैं। अलेप्पो में पिछले 1 महीने से फिर से जारी भीषण बमबारी में करीब 20 लाख लोग फंसे हुए हैं। खाद्य सामग्री और पीने का साफ पानी न होने के कारण बीमारों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने पिछले हफ्ते हर रोज 3 घंटे की जंग बंदी की बात कही थी, जिस पर ऐतराज जताते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इतने कम समय में राहत पहुंचाना बेहद मुश्किल है। उधर सीरियाई विमानों ने 5 साल के युद्ध में पहली बार कुर्दों के कब्जे वाले इलाकों में बम बरसाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान की बदहाली का जिक्र किया और पाकिस्तान का यह बदनसीब प्रांत दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया। आइए जानते हैं कि क्या है बलूचिस्तान का सच और पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। दशकों से हिंसा की मार झेल रहे पाकिस्तान के 4 प्रांतों में एक
बलूचिस्तान पाकिस्तान के गठन के समय से ही विवादों में है। दरअसल बंटवारे के समय में बलूचिस्तान के 4 राज्यों में से 3 ने पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक प्रांत कलात ने 11 अगस्त 1947 को खुद को आजाद घोषित कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना कलात की बगावत को कुचलते हुए उस पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से विद्रोह की आग जल उठी, जो अक्सर धधकने लगती है। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा, जबकि आबादी के हिसाब से सबसे छोटा प्रांत है। पूरे पाकिस्तान का ये 44% हिस्सा है। यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा और कई अन्य धातुओं से भरा पटा ये राज्य आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा है और गरीबी दर में अव्वल है। पाकिस्तान और ईरान के बीच बसा बलूचिस्तान लंबे अरसे से आजादी की मांग कर रहा है। बगावत को कुचलने के लिए 1948, 1958-59 और 1962-63 में सैन्य हमले किए गए। हालिया संघर्ष 2000 के दशक में शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। इस संघर्ष में राजनीतिक दलों के साथ साथ सशस्त्र संगठन भी मैदान में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लश्कर ए बलूचिस्तान जैसे गुट हथियार उठाए हुए हैं। संघर्ष वाले इलाकों में मीडिया प्रतिबंधित है। बलूची मुख्य धारा से काफी दूर हाशिए पर खड़े हैं। सेना का अत्याचार बदस्तूर जारी है। हजारों राष्ट्रवादियों को हिरासत में ले रखा है, तो 4000 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। सरकारी महकमों और सेना में उनके लिए कोई खास जगह नहीं है। हालांकि संविधान के 18वें संशोधन में उन्हें विशेष अधिकार मिला हुआ है। विरोध करने वालों का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। 2005 में नवाब अकबर खान बुख्ती ने संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण समेत 15 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी, जिसे मानने से इनकार कर दिया गया। 2006 में सेना ने एक मुठभेड़ में बुख्ती को मार डाला। फिलहाल उनका पोता आंदोलन की कमान जिनेवा से संभाले हुए है। चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाए जा रहे आर्थिक कॉरिडोर को लेकर भी लोगों में रोष है। 2002 में ग्वादर में शुरू हुआ अत्याधुनिक बंदरगाह का निर्माण इसका अहम पड़ाव है। यहाँ भी बलूची पूरी तरह से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी जमीनों को सस्ते दामों पर लेकर भारी मुनाफे पर बेच दिया गया। इस नाराजगी को दबाने के लिए पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई का रास्ता अपनाया, जो दिन ब दिन हालात को और खराब कर रहे हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के नेताओं को दंडित किया गया। इस आंदोलन के तहत साल 2014 में चीन से हांगकांग में स्वतंत्र चुनाव की मांग की गई थी। आंदोलनकारी जोशिया वोंग को 80 घंटे, वहीं नाथन लॉ को 120 घंटे, जबकि एलेक्स चाउ को 3 सप्ताह की सामुदायिक सेवा की सजा दी गई है। ये तीनों अधिकतम 2 साल जेल की सजा का सामना कर रहे थे। प्रदर्शनों के कारण अशांति फैल गई थी। हालांकि राजनीतिक सुधार के मामले में चीन से किसी तरह की रियायत नहीं मिल पाई। तुर्की में सीरिया की सीमा से लगे गाजियानटेप में एक विवाह समारोह के दौरान हुए हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने इसे आत्मघाती हमला होने की आशंका जताई है। हमलों के पीछे कुर्द या इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का हाथ होने की संभावना जताई गई है। तुर्की में इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद अब सरकार विरोधियों और साजिशकर्ताओं पर टूट पड़ी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जेलें छोटी पड़ गई। लिहाजा अब सरकार ने कुछ पुराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इस बीच तुर्की के ताजा राजनीतिक हालात के चलते यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ भी उसके रिश्तों में खटास आती दिखाई दे रही है। तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद सरकार का कहर जब विरोधियों पर टूटा तो जेलें छोटी पड़ गईं। नौबत यहां तक पहुंची कि 38,000 पुराने कैदियों को रिहा करना पड़ा। इन सैनिकों को विद्रोह से पहले सजा सुनाई गई थी। सरकार के मुताबिक इन्हें क्षमादान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि शर्तों के साथ इनकी रिहाई की जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2016 से पहले अपराध किया था। इनमें हत्या या यौन संबंध के अपराधियों को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछली गर्मियों में तुर्की में कुल 286 जेलें थी, जिनकी क्षमता 1,84,000 कैदियों की थी, लेकिन उस समय 1,87,000 लोग कैद थे। अब विद्रोह से जुड़े 20,355 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों सहित 40,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 20,355 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया है।
इस बीच तुर्की ने जर्मनी में एक गोपनीय सरकारी दस्तावेज के सामने आने के बाद जर्मन सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। दस्तावेज में तुर्की के फलस्तीनी संगठन हमास और मिस्री संगठन ब्रदरहुड से संबंध रखने की बात कही गई है। अमेरिका और EU इन्हें कट्टरपंथी संगठन मानते हैं। हालांकि तुर्की ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। तल्ख होते रिश्तों के बीच तुर्की और यूरोप के बीच वाक युद्ध भी जारी है। ताज़ा मामला इस्तांबुल एयरपोर्ट का है, जहां स्वीडन न जाने की चेतावनी भरा एक इश्तिहार लगा है, जिस पर लिखा है स्वीडन में सबसे ज्यादा बलात्कार होता है। इससे पहले स्वीडन को विदेश मंत्री ने तुर्की को बच्चों के कानून पर अपना फैसला बदलने की सलाह दी थी। इसी से संबंधित ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के हवाई अड्डे पर एक न्यूज स्टिकर को लेकर तुर्की ऐतराज जता चुका है। अमेरिका के साथ भी तुर्की के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका ने धर्मगुरु फतुल्लाह गुलेन को शरण दे रखी है, जिसे तुर्की तख्तापलट का जिम्मेदार मानता है। इन आरोपों की जांच के लिए एक अमेरिकी दल जल्द ही तुर्की का दौरा करेगा। इस बीच तुर्की सरकार ने अदालत से गुलेन के खिलाफ 2 उम्र कैद के साथ 1900 साल की कैद की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके कदमों से हैती में हैजा फैला। दरअसल 2010 में आए भयानक भूकंप के बाद हैती में हैजा फैला और करीब 8 लाख लोग इसके शिकार हो गए, जिसमें से करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई। पहले आरोप को नकारने वाले संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार संगठनों के दबाव में इसमें अपनी भूमिका स्वीकार की। लेकिन बड़ा सवाल है कि महज स्वीकार भर कर लेने से यूएन को इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी? 5 साल के लंबे इनकार के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र को अपनी गलती माननी ही पड़ी कि हैती में 2010 में हैजे के विषाणु फैलाने में उसकी भूमिका रही है। दरअसल 2010 में भयानक भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। दुनिया भर से राहत और बचाव कार्यकर्ता हैती पहुंचे थे। उसमें संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन था। राहत और बचाव कार्य शुरू करने के कुछ ही दिन बाद देश में हैजा फैल गया। भूकंप की मार झेल रही 7% आबादी महामारी की चपेट में आ गई। कुल 8 लाख लोग हैजे का शिकार हुए, जिसमें से करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई। औसतन हर महीने 37 लोग मरे। हैजा फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को जिम्मेदार माना गया। देश की जिस सबसे बड़ी नदी में हैजे के विषाणु फैले, उसी के पास संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का अड्डा था। मिशन के सीवेज से निकले गंदे पानी को साफ नहीं किया गया। हैजे के विषाणु वाला गंदा पानी नदी में गया और देखते ही देखते पूरे हैती में हैजा फैल गया। हालांकि यूएन अब तक इन रिपोर्ट्स को खारिज करता रहा है। पीड़ितों ने यूएन के खिलाफ मुकदमा दायर करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी देश के कानून से कूटनीतिक छूट मिले होने के अधिकार के चलते ऐसा नहीं हो सका। मानवाधिकार संगठनों के बढ़ते दबाव के बीच यूएन ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैती में हैजा से पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन कोशिशों के बावजूद यूएन पर मुकदमा नहीं चलेगा। इम्यूनिटी के हक के आधार पर गुरुवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी संघीय कोर्ट ने पीड़ितों की अपील खारिज कर दी। 2015 में निचली अदालत ने भी इसी आधार पर याचिका ठुकरा दी थी। अब पीड़ित पक्ष सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है। इसके लिए उनके पास 90 दिन का समय है। अब दुनिया भर में यूएन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यूएन ने हैती में कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर हैजे के विषाणु को खत्म करने का वादा किया, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। ब्राजील की सीनेट ने निलंबित राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसके तहत रोसेफ ने आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में उनके महाभियोग को रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही रियो ओलंपिक खेलों के समापन के 4 दिनों के बाद 25 अगस्त से रोसेफ के खिलाफ सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पर अंतिम सुनवाई शुरू होगी। रोसेफ अपना पक्ष 29 अगस्त को रखेंगी। ब्राजील की निलंबित राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ अब सीनेट में अपने खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अपना बचाव करेंगी। रोसेफ पर आरोप है कि उन्होंने 2014 के चुनावों में दोबारा चुने जाने की नीयत से देश के बजट घाटे को छिपाने के लिए राजकोषीय नियमों का उल्लंघन किया। इन आरोपों के तहत बीते मई महीने में उन्हें राष्ट्रपति पद से निलंबित कर दिया गया था। अब रोसेफ ने आरोपों को दोबारा खारिज किया है और कहा है कि उन्हें जबरन पद से हटाना तख्ता पलट के जैसा होगा। रोसेफ ने माना कि उन्होंने कुछ गलतियां जरूर की हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है जिसके लिए महाभियोग चलाकर उन्हें हटाया जाए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। यह न्याय संगत नहीं है। मुझ पर आरोप लगाने वाले लोग
सरकार की मुखिया को उसके कार्यों के लिए पद से हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पर कोई निर्णय लेना और उसको उनके कार्यों के लिए हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को है। महाभियोग की कार्यवाही 25 अगस्त से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महाभियोग की सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे और रोजेफ की दलील सुनने के लिए उन्होंने 29 अगस्त का दिन तय किया है। 9 महीने से जारी इस महाभियोग प्रक्रिया पर 30 या 31 अगस्त को सीनेट के सदस्य मतदान करेंगे। सीनेट में महाभियोग की सुनवाई पूरी होने पर और उसे पारित कर दिए जाने की स्थिति में निलंबित राष्ट्रपति डिल्मा रोजेफ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। उनके शेष कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति मिशेल टेमर को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। देश के अखबारों के सर्वे भी रोजेफ के पक्ष में नहीं दिखते। बहरहाल ब्राजील के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस दक्षिण अमेरिकी देश की राजनीतिक लड़ाई के आखिरी फैसले का बेसब्री से इंतजार है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मानवता दिवस पर दुनिया के देशों से लीबिया की मदद का आह्वान किया है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि मार्टिन कोबलर ने कहा कि आज भी लीबिया में 24 लाख से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। फिलीपींस की इफुगाओ जनजाति अपने शानदार विरासत और 2000 साल पुराने पहाड़ियों पर बने धान के खेतों की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आधुनिकता और विकास की चाहत इन परंपराओं में सेंध लगा रही है। डर है कि बेलगाम विकास से जिंदा सांस्कृतिक परिदृश्य की अनूठी खूबसूरती दम न तोड़ दे। चावल की खेती के लिए मशहूर उत्तरी फिलीपींस के इलाकों में जश्न का उत्सव है। इलाके के लोगों के लिए चावल पेट की आग बुझाने का सबसे बड़ा सहारा है। लिहाजा जब धान की रुपाई हो जाती है तो नाच गाने की महफिल सज जाती है। पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी कई दिनों तक जश्न मनाते हैं। यह आयोजन सिर्फ मौज मस्ती या हंसी मजाक का मंच ही नहीं होता बल्कि बरसों पुरानी परंपरा से नई पीढ़ी को रूबरू कराने का जरिया भी होते हैं। इफुगाओ के आदिवासी विश्व धरोहर की सूची में शामिल धान के इन खेतों के असली संरक्षक हैं। पहाड़ी पर बने ये खेत 2000 साल पुराने हैं। इन पर अब भी खेती होती है। अब इफुगाओ सभ्यता आधुनिकता के थपेड़ों के सामने लड़खड़ाती नजर आ रही है। क्षेत्र में बढ़ते बेलगाम विकास से एक जिंदा सांस्कृतिक परिदृश्य की अनूठी खूबसूरती दम तोड़ती दिख रही है। धुंधली सुबह में पहाड़ों से टकराती सूरज की किरणें जब इस हिस्से पर पड़ती हैं तो खेत में लहलहाती धान की फसल आसमान पर चढ़ने वाली सीढ़ियों की तरह दिखाई देती हैं। वक्त के थपेड़ों ने भले ही इफुगाओ परंपरा में सेध लगाने की कोशिश की हो, लेकिन बुजुर्गों के लगाव ने इसकी खूबसूरती को आंच नहीं आने दी है। इनका एक एक कदम प्रकृति से मोहब्बत की गवाही देते हैं। कीटनाशकों की जगह औषधियों का प्रयोग और उर्वरकों को हाथ नहीं लगाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अफसोस कि युवाओं को लगता है कि सिर्फ चावल के सहारे ही जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। बदलते जमाने में शिक्षा के साथ दूसरे पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, जिसे हासिल करना इस क्षेत्र में नामुमकिन भले ही ना हो, मुश्किल जरूर है। मौसम का बिगड़ता मिजाज भी युवाओं को पारंपरिक खेती से दूर करता जा रहा है। अक्सर युवा बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों का रुख करने लगे हैं। डर है कि अवसरों का अभाव, बेलगाम विकास और पीढ़ियों की जंग में कहीं दुनिया की इस हसीन विरासत का चेहरा जख्मी न हो जाए। और अब बात सीरिया के उस बच्चे की जिसकी अनकही कहानी हमारी संवेदनाओं को झकझोर देती है। युद्धग्रस्त सीरिया में जब अबोध बच्चे बम और गोलियों का निशाना बनाए जाते हैं तो दिल में एक हूक सी उठती है कि जमीन के एक टुकड़े पर काबिज होने के लिए इंसानियत कब तक रौंदी जाती रहेगी। ये युद्ध बंद क्यों नहीं होते। धूल से पटा और खून से लथपथ 5 साल का एक सीरियाई बच्चा गुमसुम एम्बुलेंस में बैठता है। समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसे कहां ले जाया जा रहा है। अभी तो वो खेल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मलबे के नीचे दब गया। ये कौन फरिश्ते हैं जिन्होंने उसे बचा लिया। तभी वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, हथेली पर लगे खून को देखता है, फिर सीट से
साफ कर लेता है। शायद जैसे वो पैगाम दे रहा है कि सीरिया की गलियों में बह रहे सारे खून को इसी तरह साफ कर दो। अलेप्पो में तैनात की गई सारी बंदूकें छीन लो, लड़ाकू विमानों को मार गिराओ, ताकि फिर किसी बच्चे को इस तरह खून से हाथ साफ न करना पड़े। दरअसल सीरिया में सरकार विरोधियों ने 5 साल के एक बच्चे का फुटेज जारी किया जो अलेप्पो की कातरजी पर हुए हवाई हमले में जख्मी हो गया था। बच्चे की पहचान ओमरान दाकनीश के रूप में हुई है। उसके सर पर काफी चोटें आई थीं, लेकिन कोई अंदरूनी घाव नहीं था, इसलिए मरहम पट्टी कर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चे की तस्वीर ने दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सीरियाई संकट की चर्चा को फिर से जिंदा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि सत्ता के लालच में आखिर कब तक मासूमों का खून होता रहेगा, जिंदगियां कब तक गाजर मूली की तरह काटी जाएंगी, आबाद शहर कब तक वीरान होते रहेंगे, माँ की गोद कब तक सूनी होती रहेंगी। इससे पहले 3 साल के आयलान कुर्दी की तस्वीर ने भी इसी तरह पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। अपने परिवार के साथ समुद्र के रास्ते यूरोप की तरफ जा रहा आयलान नीले पानी में समा गया था, लेकिन लहरों ने उसे तुर्की के समुद्री तट पर लाकर छोड़ दिया था। जंग से जिरा करती उसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया से सवाल पूछा था कि आखिर कब सीरिया में बंदूकें शांत होंगी, सीरिया कब तक महाशक्तियों के लिए जंग का अखाड़ा बना रहेगा। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। तो चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं चीन में पारंपरिक कला महोत्सव के साथ, जिसमें चीन के राष्ट्रपति समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। तो आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद। नमस्कार।歌舞香高水塘手足情，